अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑन हो गया क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी चार्ज का, वो दोनों के दोनों, देखो हम इसको ऐसे पहले यहाँ आपको समझा देते हैं दिखा करके ना। अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेट से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये डायरेक्शन, और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर था जो कि थीटा एंगल पर था, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में है ना, दोनों के दोनों किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। ये चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी अगर इधर की है, बीच का एंगल थीटा है, इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट बांट सकते हैं हम, एक कंपोनेंट अलोंग बी और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बी। नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं ना। तो एक कंपोनेंट जो इधर बटेगा अलोंग बी, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, हाँ जी, बी के अलोंग क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। बी के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बी बनेगा, वो क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। बी के परपेंडिकुलर बनेगा वी वेक्टर, हटा दो, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि जब वैसे भी आप कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो वेक्टर का कोई सेंस तो बना नहीं, कंपोनेंट बांट दिया, वेक्टर खत्म, रिजॉल्व हो गया ना, रेजोल्यूशन वेक्टर पड़े हुए हैं, और इधर क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा। ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब थोड़ा सा ना समझना इस बात को, थोड़ा इमेजिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिएगा अपना, स्टैटिक रखिएगा। अगर मान लो वी कॉस थीटा इधर है और वी साइन थीटा इधर है, ठीक है, तो इस वी को लिखना जरूरी है क्या? हटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जब वेक्टर को आप दो पार्ट में काट के अलग कर दिए तो वेक्टर तो खत्म हो गया, वो दोनों पार्ट बचे। अब तो एक नया फिगर यहाँ डिजाइन करते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करो। इधर बी हो गया और इधर ही वी कॉस थीटा हो गया, और इधर क्या हो गया? वी साइन थीटा हो गया। इस चार्ज पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना। अब जरा फोर्स निकालो, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक वेलोसिटी इसके तरफ है, ठीक, और एक वेलोसिटी तरफ है। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी है। फोर्स के वजह से जो वेलोसिटी आ रही थी, ये वो वेलोसिटी है क्या? नहीं। फोर्स के वजह से जो वेलोसिटी आ रही थी उसको तो हम सेंट्रीपिटल बोल रहे थे यहाँ पर, आपको समझाने के लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात को? ये वेलोसिटी पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन में जाना चाहेगा। पार्टिकल इधर भी जाना चाहेगा और इधर भी जाना चाहेगा। अब ये मत बोलना सर रिजल्टेंट निकाल दीजिए, अरे रिजल्टेंट को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, अभी रिजल्टेंट तो था पहले, हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अब समझो यहाँ पर तीन चीजें आपको दिखेंगी अगेन। मैग्नेटिक फील्ड है, अभी एक्स प्लेन पर देखो, एक्स एक्सिस पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी भी है, तो फोर्स होगा। मतलब अगर किसी पार्टिकल के पास मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है तो फोर्स निकाला जा सकता है। तो पहले बताओ कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स, एक्स एक्सिस के वजह से कोई फोर्स होगा क्या? इन दोनों के वजह से फोर्स होगा। इस वेलोसिटी, अरे भाई जब ऐसा सीन था कि सर वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स लग रहा था ना, वी भी साइन थीटा, क्यू वी भी साइन थीटा, लग रहा था ये फोर्स। अभी सिर्फ इस वेलोसिटी को देख करके बताओ कि इस वेलोसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज तो है ही है यहाँ पर, फोर्स लगने के लिए तीन चीज़ चाहिए होती हैं, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो तीनों है ना यहाँ पर, तो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, पैरेलल है दोनों। थीटा जीरो हो गया। कौन सा थीटा? इसके और इसके बीच का एंगल, ये थीटा नहीं, ये तो कंपोनेंट वाला थीटा है। अब सिर्फ इस वेलोसिटी को देखिए और इस मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, तो यहां पर जो फाई है मान लो, है ना, फाई क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड वी कॉस थीटा। कितना हो गया? जीरो। बस मेरे क्या, तो इधर फोर्स लगेगा, इसका मतलब नो फोर्स। अभी हम सिर्फ इस वेलोसिटी की बात किए हैं, इसका बात करना बाकी है अभी। नो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इधर डायरेक्शन छोड़ो, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। नो फोर्स अलोंग छोड़ो, नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और किसके वजह से फोर्स नहीं लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और उस वेलोसिटी के कंपोनेंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। सही बात है क्या? नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट
ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग, किधर, परपेंडिकुलर या अलॉन्ग, अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज v cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से और v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है, अगर कोई, अच्छा फोर्स होता तो किधर होता, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता ना, तो फोर्स तो है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये अपना इधर वेलोसिटी जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अभी। पूरा पिक्चर समझने के लिए इस वेलोसिटी को भी आपको समझना जरूरी है। अब देखो ये क्लियर है, समझ आ गया। इन दोनों की वजह से तो पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा अभी तक। अब एक वेलोसिटी का पेयर और बचा हुआ है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो भाई तय है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। अब जरा इस वेलोसिटी की वजह से देखो कि इस वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स लग रहा है क्या। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, लगता है, और मैक्सिमम लगता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, फोर्स लगेगा। बस मेरी का तो पहली बात तो ये कि देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन Q। चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, किसके वजह से लगेगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं ऐसे, एंड ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, एंड ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है उसकी वजह से फोर्स लगेगा ना, कितना लगेगा, Q वेलोसिटी कितनी, v cos थीटा साइन थीटा, सॉरी v साइन थीटा इंटू b। और ये वाला जो 90 है ये तो यहाँ वाला था ना, ये थीटा ध्यान रखना है, थीटा कौन सा है, ये थीटा एंगल है बिटवीन ओरिजिनल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले फिगर ये था, इसको हम तोड़ दिए, है ना, ठीक है। इस फोर्स का मेरे को डायरेक्शन बताइए, लेफ्ट हैंड लगा लो, चार्ज पॉजिटिव लेना, चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, पॉजिटिव ले लें आप, क्यों ले लें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगा लो, मतलब लेफ्ट हैंड नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट लगा दो, या फिर राइट हैंड आप लगा लीजिए। V क्रॉस B है, V क्रॉस B, V ऊपर और B मोड़ लो, B की तरफ अंदर जाएगा। V क्रॉस B चलना है ना हमको, B क्रॉस V नहीं चलना है हमको, V फॉर विशाल, V फॉर बॉय चलना है। तो पहले V की तरफ हाथ सीधा कर लो, अंगूठा ऐसे परपेंडिकुलर कर लो, V की तरफ हाथ सीधा, और उधर से कहाँ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड को टच कर लेना है ऐसे, तो फोर्स अंदर जा रहा है। अच्छा सुनो, फोर्स अंदर जाएगा, अगर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, समझो, अगर फोर्स मान लो फोर्स को अंदर ऐसे दिखा रहा है, अगर फोर्स अंदर लग रहा है ऐसे अंदर z एक्सिस पे, अगर फोर्स अंदर लग रहा है, सुनो ध्यान से, तो एक वेलोसिटी बोल रही है ऊपर चलेंगे, सुनो ध्यान से, एक वेलोसिटी, अभी इसको रुको, ये वेलोसिटी पार्टिकल को आगे बढ़ाएगी, अभी रुके रहो, इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी तो पार्टिकल की ओरिजिनल है ना, ये वेलोसिटी खत्म तो नहीं हुई ना, इस वेलोसिटी के कोई नहीं कोई, इस वेलोसिटी के वजह से चार्ज पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा था, बस मेरी क्या, ये वेलोसिटी तो पार्टिकल को चलाएगी ना। आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होते क्लास 11 में, तो आप उस मोशन, उस इनिशियल वेलोसिटी यू को तोड़ते हैं ना, यू cos थीटा sin थीटा में, तो पार्टिकल ऊपर भी जाता है, इधर भी जाता है, वेलोसिटी कौन सी बदल रही होती है, ऊपर वाली बदल रही होती है, क्योंकि इधर तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है। अरे भाई ऊपर की वेलोसिटी यू cos थीटा, सॉरी यू sin थीटा, तो जो ऊपर की वेलोसिटी है उसके अपोजिट नीचे फोर्स लगता है ना ग्रेविटेशन का, तो ऊपर की वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रही होती है, लेकिन इधर की वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहती है, जीरो नहीं होती है, हर जगह वो यू cos थीटा रहती है। रीजन क्या होता है कि इधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर डिस्टर्ब करेंगे नहीं करेंगे, तो इधर लग रहा है फोर्स, तो ये पार्टिकल आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना,
तो हम u cos थीटा पे चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उसको चर्चा करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाना होता है, वहां तो चाल बराबर दूरी समय लग जाता है बस, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं इस वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन तो इस वेलोसिटी में है क्योंकि नीचे g लग रहा होता है। उसी प्रकार से उसको थोड़ा यहाँ समझने के लिए उसका रेफरेंस दिया है। इसको देखो, फोर्स अंदर लग रहा है तो फोर्स वाला एक अंदर वेलोसिटी होगा, और ये वेलोसिटी ऊपर बोल रहा है जाने के लिए, और ये बोल रहा है इधर जाने के लिए, तीन वेलोसिटी। ये ओरिजिनल वाला का हिस्सा था जो इधर ले जाएगा पार्टिकल को, जैसे प्रोजेक्टाइल में u cos थीटा ले जा रहा था, और ये वेलोसिटी sin थीटा है जो ऊपर ले जा रहा था। लेकिन एक फोर्स इधर लग रहा है, इसमें ग्रेविटेशन नहीं है। अगर इसमें ग्रेविटी होता तो ये वेलोसिटी ऊपर जाके कम हो जाता, तो ये प्रोजेक्टाइल हो जाता। लेकिन यहां पर फोर्स अंदर लग रहा है, यहां पर फोर्स अंदर लग रहा है ना, एक वेलोसिटी ऊपर लग रही है, एक वेलोसिटी लग रही है। जिधर फोर्स लग रहा है इस केस में उधर एक्सेलरेशन होगा और उधर वेलोसिटी भी होगी। तो फोर्स अंदर v sin थीटा v cos थीटा। बस मेरी क्या, इसको आप ऐसे समझिए कि ये समझो v sin थीटा v cos थीटा, फोर्स अंदर, तो जिधर फोर्स है उधर भी तो एक वेलोसिटी है ना, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी इधर, एक इधर, एक इधर। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को, फोर्स वाले को और फोर्स के परपेंडिकुलर वाले को, ठीक है। बस मेरी क्या, पहले अंदर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वेलोसिटी, और ऊपर जो लग रहा है पार्टिकल 3D मोशन कर रहा है, समझिए आप मेरे बात को, क्योंकि तीन तरफ वेलोसिटी अलोंग द x y z एक्सिस। बस मेरी क्या, तो पहले हम दो को सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाली जो वेलोसिटी है इसको हम ऐसे, बस आपको समझाने के लिए इसको vf लिख देते हैं, वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स। तो ये वाला अंदर जाने के लिए, ये वाला ऊपर जाएंगे, तो ये ना अंदर जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। बस मेरी क्या, ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो ये बोलेगा मैं जाऊंगा इधर, ठीक, एक फोर्स अंदर लगा, अरे 90 डिग्री है भाई, समझो इस बात को, 90 डिग्री दोनों के बीच में। ये बोल रहा है कि मेरे को जाना है अलोंग द जेड एक्सिस, इधर इधर फोर्स लग रहा था ना vf, अंदर है ये, अंदर का समझिए, अंदर की तरफ है ये, और ये ऊपर जाने के तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे, अरे इधर ये खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है, तो कहाँ जाएगा। यहां पर ये है ना, ये इसको हम अपने तरफ खींचे और कोई ऊपर खींचे तो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा ना, वही तुम कह रहे हैं, उधर जाएगा। लेकिन ये उधर चला जाता, लेकिन अब यहां रोल प्ले करता है तीसरा वाला, तीसरा बोलता है आगे भी बढ़ो। बस मेरी क्या, तीसरा बोलता है आगे बढ़ो, तो ये क्या करेगा, ऐसे ना जाकर के ऐसे हो जाएगा आगे। बस मेरी क्या, अब समझो, जब ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपको फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि फोर्स किस तरीके से लगेगा और किस तरीके से लगेगी। देखो ये बहुत सरल है, अगर तुम एक बार समझ लोगे ना तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। बस तीन ही कंपोनेंट हैं, वो तो अच्छा है कि समाज में सिर्फ 3 डायमेंशन मोशन होता है, 10 डायमेंशन होते हैं ना। बस मेरी क्या, तो कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है मोशन इन 1 डायमेंशन, कक्षा 2 में पढ़ाते हैं मोशन इन प्लेन, मतलब वेक्टर आप वहीं पढ़ लेते। बस मेरी क्या, प्रोजेक्टाइल आप कक्षा 2 में पढ़ लेते, कक्षा 3 में पढ़ते 3D ज्योमेट्री, जहाँ पे आप स्फीयर पढ़ते, प्लेन पढ़ते, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ते, कक्षा 4 में 4D पढ़ते, पता नहीं क्या, कक्षा 5 में पता नहीं क्या, और अभी हम पता नहीं क्या पढ़ा रहे होते। बात समझ आ रही है? तो समझो मेरे बात को, ये बहुत सरल है। तो एक वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, एक वेक्टर दिस डायरेक्शन, एक वेक्टर ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ मान लो, अभी एंगल नहीं है, अंदर की तरफ है, इधर इधर, समझ गए क्या? तो पार्टिकल ऐसे रोटेट करता है, ऐसे। जिस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उस डायरेक्शन के अलोंग हेलिक्स बन जाता है। वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट होती है? वो किसको? तो v sin थीटा और vf ये दोनों आपस में डिस्टर्ब होकर के फाइनल वेलोसिटी बन गया ना। ये v sin थीटा और vf जो था फोर्स वाला, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल दिए बीच में। vf मैंने ये कौन बोल दिया तुमको? बट हेलिक्स जो बन रहा है वो vf cos कुछ नहीं बन रहा है। हेलिक्स जो बन रहा है वो vf और v sin थीटा का जो रिजल्टेंट था इधर vr,
इसके और v cos थीटा के बीच बन रहा है। समझी? यहाँ 4 वेक्टर हो गए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो फोर्स वाला वेलोसिटी अंदर, एक ऊपर वाला v sin थीटा, और एक इधर वाला v cos थीटा। अब फोर्स वाले और v sin थीटा का हम रिजल्टेंट निकाल दिए, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, ये तीसरा हो गया और v cos थीटा चौथा हो गया। v cos थीटा और v r के बीच हेलिक्स बनेगा। और ये आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि हेलिक्स बनेगा उस वेलोसिटी के तरफ जो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन सब में से कांस्टेंट कौन सा है? ये कांस्टेंट पता है, इस पर असर नहीं पड़ रहा था ना फोर्स को, तो बनेगा हेलिक्स। बात समझेगा? वो बनेगा हेलिक्स। क्लियर है? इसको पहले लिखते हैं, छोटी सी हो रही है, समझाना ज़्यादा था। और स्ट्रक्चर को बोलेंगे हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलिक्स। हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारा सुंदरता होता है कि सारे हेलिकल सर्कल्स का रेडियस सेम होता है। लगभग हम ट्राई किए कि आपको सेम रेडियस दिखाई था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। और उसके बाद सारे हेलिक्स एक दूसरे से, मतलब एक हेलिक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कंप्लीट हो गया, तो 2 अगल बगल के हेलिक्स के बीच की दूरी बराबर होती है। ये सब तो सिमेट्री से आप समझ सकते हैं खुद ही ना। क्यों बराबर होती है? क्योंकि जितने देर में ये हेलिक्स बनेगा उतनी ही देर में यह वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है ना। ठीक है, बोलो, लिख। तो आप क्या लिखे थे कि ये कब बनेगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होंगे, किसी दिए गए एंगल पर होंगे। When velocity and magnetic field are non perpendicular to each other। इस बात को कहीं पर कॉपी में लिख लेना ऊपर, क्या कि इफ अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसा बनेगा? सर्कुलर मोशन। और अगर वेलोसिटी जो है इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, तो मोशन कैसा होगा? हेलिकल मोशन, हेलिक्स वाला, है ना। तो चलिए लिखिए, आगे लिखिए, जहां तक लिखे उसके आगे लिखिए। इफ अ चार्ज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी, इफ अ चार्ज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, नॉट परपेंडिकुलर टू बी। अगर आप बी लिख रहे हैं तो वेक्टर बना दीजिएगा, उसको कॉमा लगाइए। देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब जो हम लिखवा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना भी और समझ के लिखना, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ समझा दिए तुमको। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री नहीं बन रहा है, देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी, along B does not change। सही बात है, does not change as the motion along the magnetic field, will not be affected, will not be affected, full stop लगाइए। then the motion of the particle in a plane, then the motion of the particle in a plane perpendicular to B, हाँ वेक्टर B, is as before, that is a circular one,
ONE वाला सर्कुलर बना था, सर्कुलर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा, कॉमा लगा के रुक जाइए। अभी हम क्या समझाए, ज़रा लास्ट लाइन पढ़ो ना कि जैसे अभी तुम क्या लिखो कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग से अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में, नीचे वहाँ पढ़ो पगली कॉपिया में देखो, उस केस में वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो अफेक्ट नहीं होगा, उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसके वजह से कोई फोर्स नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फ्री मूव कर रहा है बिना मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे मूव कर रहा है इस रूम में मान लो, तो उस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना। अभी जिस फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं वो तो फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स कब लगना स्टार्ट होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो टेक्निकली फोर्स लगा कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मोशन में है दैट इज ओके, लेकिन फोर्स लगा कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड खुश जाएगा कि चलो मेरे ही हिसाब से मूव कर रहा है, जिधर हम जा रहे हैं उधर ये भी जा रहा है मेरे पीछे पीछे, तो फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स कब लगेगा? जब परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो इसीलिए आपको हम लिखवाए हुए हैं कि जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होता है वो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, या फिर यूं बोल लें कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन में मोशन वैसा ही होगा जैसा पहले हो रहा था, सर्कुलर। ठीक, प्लेन में तो सर्कुलर ही हो रहा ना, प्लेन में मोशन सर्कुलर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आप इसके से पढ़े थे। बात में आ रही क्या? प्लेन में मोशन सर्कुलर ही हो रहा है। अगर तुम इसको वेलोसिटी को अगर इग्नोर करो तो ये मोशन कैसा होता? सर्कुलर ही होता ना। ये तो ये था ना जो खींच लिया इधर, नहीं तो यहाँ तो ऐसे सर्कुलर हो जाता। अगर ये नहीं होता v cos थीटा तो मोशन ऐसे होता और यहीं पे आके ऐसे नीचे घूम जाता ऐसे, इसी वाले एक्स पे ऐसे होता रहा मोशन यहीं पर। इसको आगे कौन खींचा? v cos थीटा। तो प्लेन में अगर देखा जाए टेक्निकली, अगर तुम यहां खड़े होकर के यहां एक पर्दा लगा दो, यहां एक पर्दा लगा दो और यहां एक टॉर्च जला दो, तो तुमको इस पर तो पर्दे पर तो सर्कुलर दिखेगा ना बार 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 बार, क्योंकि पार्टिकल यहां है। जैसे मान लो यहां कोई टॉर्च जला रहा है और वहां पर्दा लगा हुआ है और पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो पर्दा पे क्या दिखेगा? ये सर्कल कर रहा है। तो पर्दा एक प्लेन है, तो ये भी तो एक प्लेन ही है ना ऐसे। तो इस प्लेन के हिसाब से मोशन हर केस में सर्कल हो रहा है। अब ये सर्किल हेलिक्स में क्यों बन जा रहा है? क्योंकि ये खींच दे रहा है v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो चार्ज पर फोर्स तो लगा ही नहीं रहा है, लेकिन वो पूरे सर्कुलर मोशन को खींच के हेलिकल कर दे रहा है। स्प्रिंग को चिपका दीजिए सर्कल और अगर खींचिए तो हेलिक्स। बस मेरी क्या खींचो हेलिक्स। तार ऐसे ना, तार तार अगर घुमा हुआ तार होता है, खींचना स्टार्ट करिए तो वैसे ऐसे राउंड 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 खुलने लगता है, दैट इज हेलिक्स। बस मेरे क्या, तो कॉमा लगा लिखिए द रिजल्टिंग मोशन of circular in the plane, the resulting motion of circular in the plane and constant velocity component v cos theta, constant velocity component v cos theta along magnetic field will produce भी हो गया, अरे बताओ, will produce a helical motion, helical motion, HELICAL, helical motion है ना। एंड द पाथ इज नोन एज, सर्कुलर मोशन का पाथ कैसा होता है? सर्कल, सर्कल। हेलिकल मोशन को क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलेंगे, हेलिक्स बनेगा। एंड द पाथ इज नोन एज हेलिक्स, HELIX, CS मत लिख देना, हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स। हो गया ना। देखो अभी टेक्निकली हमारे पास बचा हुआ है 6 मिनट, ठीक है, 7:45 होने में, और अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मूले का डेरिवेशन, जो कि हद सिंपल होता है, बहुत बेहद सिंपल होता है।
क्लास 11 में अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करते हैं, बोहर वाला, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r को बराबर करते हैं k q1q2/r² के। आपको याद है, आप रेडियस निकाले थे और बोहर ऑर्बिट, आप वेलोसिटी निकाले थे, आप एनर्जी निकाले थे, बात में आ रही क्या? उसका खाली एक मिला जितने देर प्रूव होता है ना, उसमें इसका 2-3 हो जाएगा। दैट इज वाई 11th इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार आप पढ़ रहे होते हैं, लेंदी है सिलेबस 11 का, आप समझिए। पहली बार पढ़ रहे हो तो डिफिकल्ट भी लगता है। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कितना होगा? QVB। और सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सेंट्रीपिटल मान लिया जाता है। नहीं मानते क्या? मानते हैं ना? सर्कुलर मोशन में 2 फोर्स लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल उस फोर्स को कहा जाता है जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल बाहर जाना चाहता है, और उसको बैलेंस करने के लिए अंदर का फोर्स mv²/r, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना समझ में आता है क्या? तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, फॉर सर्कुलर मोशन, फिगर वहां बना है, इसी फिगर को हम बेस मान के चलेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC लिख देते हैं, आप समझ जाइए। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m × v²/r। m क्या है? किसका? मेरा चार्ज पार्टिकल का, जो मोशन कर रहा है। बात में आ रही क्या? जैसे वहां पर मास आपको याद है, इलेक्ट्रॉन का मास था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये तो क्या? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर कौन सा फोर्स लगेगा, मतलब बेसिकली वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के वजह से आ रहा है जो पार्टिकल को घुमा रहा है। अरे सही बात है ना? हाँ, तो ये बराबर हो जाएगा FB के, जो कि क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, बोलो। और ये किसके बराबर है? QVB। रीजन क्या है? कि V इज परपेंडिकुलर टू B, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री 1, ठीक है। तो यहां से आप अपने काम की चीज उठा लें जिससे फॉर्मूला बनेगा। ये सब कुछ नहीं उखाड़ेंगे, ये उखाड़ लेगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या ले लें? mv²/r उठा लें, और बराबर क्या उठा लें? QV और V। m क्या है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, है ना। V क्या है? वेलोसिटी है। R क्या है? कौन सा रेडियस? जिस रेडियस का सर्किल बना के पार्टिकल घुमा। Q क्या है? कितना चार्ज है। V क्या है? अगेन वेलोसिटी। और B क्या है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, V काट दे, एक थोड़ी से एक भी कट जाएगा। यहाँ से बचा m × v अपॉन में r बराबर q × v। आप सर्वप्रथम यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस। r बराबर आ गया m × v बाई, जब हम मैग्नेटिक चैप्टर स्टार्ट किए थे हमने मुझसे यही फॉर्मूला बोले थे, r बराबर mv बाई, सही लिखे ना जी? हाँ, ऐसे क्यों दिख रहे हो? r बराबर mv अपॉन में qv, r बराबर mv अपॉन में। आपको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, कैसे रटेंगे आप वो आपकी इच्छा, हम रटवा दे रहे ना। r बराबर mv अपॉन में, mv क्या होता है? मोमेंटम। नहीं होता क्या? हो सकता है कि सवाल में चार्ज पार्टिकल क्या दिया हो? नहीं, काइनेटिक एनर्जी। वाह, हमको तो पता ही नहीं था काइनेटिक एनर्जी में। अरे हम काइनेटिक एनर्जी बोले, उसका कारण है, समझो। कक्षा 11 भूल चुके हो तुम। r बराबर इसको p बाई लिख दे, गलत है क्या? अरे p मोमेंटम यार, p बराबर mv ठीक है ना। पहला फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो ये याद करना है, कौन सा? r बराबर mv बाई qv। पहला फॉर्मूला आप याद करेंगे। अगर आपको ये याद है तो कक्षा 11 नहीं, कक्षा 9 से आपको ये भी याद है कि mv बराबर क्या होता है? मोमेंटम। mv बराबर क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर आपको ये याद है, सवाल में देगा कि कोई चार्ज पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी, सवाल में देगा कोई चार्ज पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे देगा और मास दे देगा। काइनेटिक एनर्जी और मास का यूज करके मोमेंटम निकालने का तरीका होता है p बराबर √2m के। समझ रहे मेरी बात को? अगर तुमको फॉर्मूला नहीं आता तुम्हारी गलती है। ये फॉर्मूला आप 2 जगह पढ़े क्लास 11 में। एक पढ़े यूनिट डायमेंशन चैप्टर में जब आप डायमेंशन निकाल रहे थे,
ठीक है, आप खोल के देखिएगा, वहाँ मिलेगा आपको। और एक आप पढ़े थे, आप जब वो चैप्टर पढ़े थे ना मोशन वाला है ना, और इसी आप एक बार मोशन में पढ़ते हैं और एक बार पढ़ते हैं आप वर्क और एनर्जी में। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे आता है आपको बता दे रहे हैं। P बराबर mv होता है और K बराबर हाफ mv² होता है, डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, P बराबर, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को चेंज करके, R बराबर √2mk। K क्या है, क्या हो रहा है यार, बम बोल रहा है बम बोलता है, सही बात है, बम बोल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये ठीक है। तो आपको तीसरा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को आप किसी फॉर्मेट पे ध्यान रखें। देखो ये बहुत सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन, इससे अधिक तो हेलिक्स समझना आसान लग रहा था ना, कि मतलब उससे अधिक ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। सरल है, कुछ नहीं है, खत्म खत्म ना। हाँ, अगर खत्म तो अब आप मेरी बात सुनिए। आप अगर रेडियस निकाल चुके हैं, देखो ये जम क्या बोलते हैं, जर्म बोलते हैं, जर्म मतलब कीटाणु होता है ना, जेम है, जेम, ये जर्म नहीं जेम है। जेम समझते हैं आप, बहुत प्रीवियस इंपॉर्टेंट, जैसे हम जेम हैं, समझ रहे हो, तुम हो नहीं हो, तुम जानो, हम तो हैं। तो समझो मेरे बात को, ये बहुत जरूरी है। आप रेडियस निकाल के ना बहुत कुछ उगाड़ सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं, सुनिए, आपको हम बता रहे हैं, सर्कुलर मोशन में एक चीज डिफाइन की जाती है, टाइम पीरियड। नहीं होता क्या, होता है ना, होता है, टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है। वेलोसिटी नहीं पता क्या तुमको इसका, अरे पता तो है, कहा ना, कहीं यूज भी कर लिए, यूज भी कर लिए ना। वेलोसिटी पता है आपको, रेडियस ही पता क्या, पता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर कितने सेकंड में, या फिर एक सेकंड में कितना चक्कर। अरे बोलो, टाइम पे जोर से बोलो, एक सेकंड में कितना चक्कर, एक चक्कर कितने, टाइम पीरियड, टाइम कितना टाइम एक चक्कर में। टाइम पीरियड का टाइम निकालना है, कितना टाइम ना, टाइम पीरियड। तो कैसे निकलता है आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, नहीं जानते क्या आप। सिंस वेलोसिटी बराबर, बोलो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहां से टाइम निकल जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। एक चक्कर मारने में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। एक चक्कर मारने में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। तुमको तो बहुत तेज होना चाहिए ना, 2πr। वेलोसिटी तो टाइम पीरियड कितना गया, 2 × π अपॉन में v है। r की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है, qv/mv। अभी आप रटे हैं qv, अच्छी मोमेंटम बाई क्यू। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, अच्छा कोई वी बोला, मुझे नहीं गाड़ी। हाँ, तो टाइम पीरियड कितना आ गया बताओ, 2πm अपॉन में q × b। हाँ जी, 2 क्या है, पाई क्या है, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल ना, मतलब सब कांस्टेंट मत दो, फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट, खत्म करिए मैटर। ठीक है, हाँ, m क्या है, मास पार्टिकल, q क्या है, चार्ज, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम पीरियड। सवाल में आपसे ये नहीं पूछा जाता है, सवाल में आपसे पूछता है फ्रीक्वेंसी। बात मेरी क्या, और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितना चक्कर। बात मेरी क्या, हाँ, 2π से डिवाइड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते क्या, t बराबर 2π/ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2π/t। अरे बात तो की सर, तो हम यहां से निकालने जा रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, तुम निकालो फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को उलट देना, बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, नहीं बन जाएगा क्या। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है ना, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हम लिख दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1/t होता है। 1/t का मतलब क्या, ये ऊपर वो नीचे, qb/2πm ना। तो यहाँ लिख देते हैं इसका फॉर्मूला भी। क्या तुम ये सारे फॉर्मूले रटोगे, नहीं, तुम क्या रटोगे, ये। तुमको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसका उल्टा होता है। बात में आ रही क्या, न्यू बराबर qb/में 2π और m। बस एक बार देख लो कि इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। हाँ,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई न्यू, ठीक है, यही होता है। तो आप ओमेगा की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, 2 पाई बाई टी करोगे, 2 पाई न्यू कर दो, 2 पाई न्यू करोगे 2 पाई 2 पाई कट जाएगा। अगर आप 2 पाई लिख दे रहे ना, देखो 2 पाई 2 पाई न्यू की वैल्यू क्या आई है, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, 2 पाई 2 पाई कट गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, क्यू बी बाई एम। सारे सबको चला है ना, ऐसे मत सुने सर देखिए हम ऐसे रटे हुए हैं, सर हम ऐसे रटे हैं, आर बराबर एम बी बाई क्यू बी होता है, वहाँ से नीचे से वी हटा दीजिए, उसको उलट दीजिए, तो वहाँ से ऐसे मत रटाना, ठीक है, बस इसको याद कर लो। बाकी तो क्लास 11 का सब कुछ है, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, बात में आ रही का, बाकी आप सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे। ये कैसे आता है, ये भी क्लास 11 से ही आता है, 2 फोर्स बराबर कर लें आप, क्लास 11 इज द बेस, बात में आ रही है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, है ना। क्या बताएं सर, वही छूट गया है कोई बात नहीं ना, छूटा भी तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया रिवीजन, यहाँ आपका हो ही जाएगा। और संजोग की बात यह है कि आप अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो भी कुछ कुछ तो क्लास 11 का याद आइएगा ही। तो जब टेक्निकली आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी साथ में, ये भी और वो भी लगेगा, हाँ पढ़ा 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 है, ठीक है। लिखिए, नोट करिए, बहुत तगड़े में हरा के हो गया। हेडिंग लगाइए पिच। देखो पिच क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लो, देखो इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस। तो पहली बात तो पिच एक डिस्टेंस है, तो पिच का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, मतलब समझिए आप मेरे बात को, डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल along the magnetic field, चार्ज पार्टिकल के द्वारा मूव किया गया वो डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मूव्ड बाय द मैग्नेटिक along the magnetic field while forming helix, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, आपको पता है ना बराबर ही चलता है, आपको पता है ये बात, अभी बताया बराबर ही चलता है। तो क्या लिखे लास्ट में, फॉर्मिंग हेलिक्स इन वन रोटेशन, एक रोटेशन का मतलब एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा तो उसके रोटेशन बोलेंगे। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और ऐसे चलेगा, अगर ऐसे चलता सर्किल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगर मान लो सर्किल पे ही चलता तो जहाँ था वहीं रह गया, दूरी तो चला नहीं, लेकिन अगर हेलिक्स बनाएगा तो ऐसे चल करके आएगा और यहाँ पर आएगा, तो एक सर्किल कंप्लीट हुआ, तो ये दूरी बन गई ना। तो या तो आप सेंटर का ले लीजिए, सेंटर का ले लीजिए, या फिर अब यहाँ से यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ आया, तो ये डिस्टेंस जो है एक कंप्लीट रोटेशन में, उसको बोलेंगे क्या, पिच, है ना। तो पिच जहाँ हेडिंग लगा वहाँ ब्रैकेट में पी लिख दो, बड़ा वाला पी से रिप्रेजेंट किया जाता है पिच को, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बात समझ आएगा। तो अब समझिए ये दूरी, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से ये दूरी, ठीक है, ये दूरी, इसको क्या बोलेंगे, ए से बी तक। आपको वो पढ़ाया था क्रेस्ट और ट्रफ्स, आपको याद है क्या, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, साउंड वेव चल रही होती है, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है टॉप पोजीशन, ट्रफ्स का मतलब क्या होता है बॉटम पोजीशन ना। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच में वेवलेंथ आप जानते हैं ना, वेव में वेवलेंथ जानते हैं, उसी प्रकार से कुछ ये भी है, एक टॉप से दूसरे टॉप के बीच की दूरी, ठीक है जी। हाँ, जैसे कि अगर आप वेवलेंथ साइनसॉइडल वेव बनाते हैं वैसे करके, तो वेवलेंथ मतलब या तो यहाँ से यहाँ की दूर ले लो, या तो इससे लेकर के यहाँ तक की दूर ले लो, बात तो बराबर ही है ना। तो इसी प्रकार से सिमिलर टू वेवलेंथ यहाँ पर पिच क्या हो जाएगा, पिच का मतलब वो दूरी जो एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर समझना है, देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट, घबराना मत, थोड़ा बस 5 मिनट दे दो, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम कितना लेगा, जो उसका टाइम पीरियड होगा। अरे टाइम पीरियड क्या था, एक चक्कर कितने देर में काटेगा, तो टाइम कितना ले रहा है टी, आप टी की वैल्यू निकालें, यहाँ देखिए
बस मेरी क्या, तो टाइम पीरियड लगा, ठीक है, उसकी वैल्यू रखेंगे। अच्छा, किस वेलोसिटी से चलेगा, तो वो जानने से पहले आपको पता करना पड़ेगा मोशन किधर हो रहा है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है अभी जब हेलिक्स बन रहा था, है कि नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ है, हेलिक्स जब बन रहा था तो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी थी v cos थीटा, आपको याद है क्या, v cos थीटा नहीं थी क्या, v cos थीटा, v sin थीटा, इधर फोर्स वाली वेलोसिटी, रिजल्टेंट इधर हो गया था, v cos थीटा खींच लिया था। तो पार्टिकल का जो प्लेन का सर्कुलर मोशन था, वो सर्कुलर मोशन हेलिक्स क्यों बन गया था, किसके वजह से, v cos थीटा की वजह से। या फिर यूं कह लें कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, बस मैं ऐसे बोल सकते हैं ना। तो जो वेलोसिटी होगी वो कौन सा होगा, कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम v पैरेलल लिख दे रहे हैं, पैरेलल होता है ना डबल लाइन, v पैरेलल, जो आपके केस में v cos थीटा था, ठीक है। तो अच्छा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी या वेरिएबल थी, एक्सेलरेशन था इसमें, एक्सेलरेशन नहीं था ना इस वाले वेलोसिटी में, तो कांस्टेंट था क्योंकि इधर कोई फोर्स लग नहीं रहा था, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था इसको। वेलोसिटी देखिए, आपको वेलोसिटी के मोशन के 4 फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। एक होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, v वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और 3 होते हैं एक्सेलरेशन, v बराबर u प्लस at, s बराबर ये तीनों वाले, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला पकड़ेंगे, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप समझिए यहां से वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ये चीज निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल रहे इस केस में ab, तो वेलोसिटी मतलब v पैरेलल बराबर डिस्टेंस कितना ab अपॉन टाइम कितना t, तो ab कितना हो गया, t इंटू वी पैरेलल। ab क्या है, ये आपका पिच है, टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए, बोलो। देखो q और b हमेशा साथ में रहेगा, ठीक है। v पैरेलल कितना है, बस मेरी क्या, तो ये एक लंबा सा फॉर्मूला बना पिच का, या फिर और आप डायरेक्ट ये लिख दें कि पिच बराबर टाइम पीरियड इनटू वी पैरेलल, या तो आप ये लिख दें या फिर आप अपने केस के लिए लिख दें, समझेगा मेरी बात को। तो पिच का फॉर्मूला ये वाला तुमको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि अगर आप डायरेक्ट याद नहीं करेंगे तो फिर आप पहले वेलोसिटी का डिराइव करेंगे, फिर टाइम पीरियड डिराइव करेंगे, फिर रखेंगे ना, क्योंकि आपको सिर्फ रेडियस का याद है। तो ये सब तो अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी निकाल लोगे तुम, मतलब वेलोसिटी दिया भी तो रहेगा ना, वेलोसिटी दिया रहेगा तुमको, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ टाइम पीरियड पूछेगा तो रेडियस और वेलोसिटी का यूज करके टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, लेकिन अगर पिच पूछ रहा है तो सीधे याद कर लो ना, वेलोसिटी सवाल में दी रहेगी, आपको दिया था ना वेलोसिटी भी, ठीक है। हाँ, तो बस इसको नोट कर लीजिए फटाक से, पिच के हेडिंग के अंदर वो फिगर बना लीजिएगा आप कि पिच क्या होता है बेसिकली, ठीक है।